द एंड ऑफ द वर्ल्ड नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि फिल्मों में अक्सर रहता है, समाचारों में भी अक्सर रहता है कि प्रलय क्या है। तो क्या है प्रलय? डिवास्टेशन क्या है? वेलकम टू ट्राई टू विजिट स्कूल। आज हम बात करते हैं प्रलय के बारे में कि वास्तविक रूप से प्रलय किसे कहते हैं। तो गाइज, हम जानते हैं कि भीषण प्राकृतिक आपदाओं से प्रकृति के जीवधारी और पेड़ पौधों का बड़ी मात्रा में विनाश होता है। इसी को कहते हैं प्रलय। दोस्तों, कुछ लोग मान्यताओं की बात करते हैं। वो कहते हैं कि प्रत्येक युग की समाप्ति के बाद प्रलय आती है और नई प्रकृति का जन्म होता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि प्रलय 100 साल में एक बार आती है। अब कैसे आती है? हो सकता है कि किसी महामारी के रूप में आए, जैसे कि इस बार कोविड-19 देखने को मिला। तो इसी बात को समझने के लिए हमने गूगल में भी सर्च किया कि प्रलय क्या है। तो और कुछ नहीं, तो प्रलय के बारे में एक चीज़ हमें मिली, वो ये कि प्रलय एक सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल है जो कि भारतीय सेना के पास है और इसे DRDO ने बनाया है। DRDO मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये DRDO की फुल फॉर्म भी है। लेकिन अभी भी हम फैक्ट से दूर थे कि क्या होती है प्रलय। तो गाइज, हमें ज़रूरत थी जियोग्राफी की। जियोग्राफी तो आसानी से मिल गई गूगल में, और हमने पाया कि प्रलय शब्द जुड़ा हुआ है एक्सटिंक्शन से, जो कि किसी समय काल में पृथ्वी में घटित हुए एक्सटिंक्शन। तो गाइज, प्रलय या मास एक्सटिंक्शन को समझने से पहले हम समझ लेते हैं पृथ्वी के जन्म की कहानी। तो कहानी शुरू होती है आज से लगभग 4 अरब 54 करोड़ वर्ष पहले, जब पहली बार पृथ्वी अस्तित्व में आई। और इस उत्पत्ति से दोस्तों आज भी वैज्ञानिक सदमे में हैं, क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जो भी तथ्य हैं वो आज भी समझ से परे हैं। जितनी भी स्टडी हुई हैं, किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाई हैं। बहरहाल, पृथ्वी का निर्माण एक आग के गोले के रूप में हुआ 4 अरब 54 करोड़ वर्ष पहले। 4 अरब 54 करोड़ अर्थात 4.54 बिलियन ईयर्स, और 1 बिलियन इक्वल टू होता है 10⁻⁹, यानी कि 1 के पीछे 9 शून्य। 1 बिलियन इक्वल टू होता है 100 करोड़, यानी कि 1 अरब। और गाइज, उस टाइम विस्फोट चल ही रहे थे ब्रह्मांड में। 4 अरब साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ। और इसी विस्फोटों के साथ साथ पृथ्वी का भी निर्माण हुआ था, और अन्य बहुत सारे ग्रह और उपग्रह का भी निर्माण चल रहा था। तो इसी बीच लगभग पृथ्वी के निर्माण के लगभग 54 करोड़ वर्ष के बाद, यानी कि 4 अरब वर्ष में चंद्रमा भी अस्तित्व में आया। चंद्रमा का भी निर्माण हो गया। तो अब पृथ्वी का एक दोस्त भी आ गया, चंद्रमा, जो उसके चारों तरफ घूमने लग गया। तो अब पृथ्वी के अस्तित्व से लेकर के पृथ्वी में जीवन के विकास के समय काल को विभिन्न भागों में बांटा गया दोस्तों, ताकि पृथ्वी के जो विकास की प्रक्रिया है उसको आसानी से समझ सकें। जैसे कि हम आज के दौर में देखते हैं कि समय को हम जैसे कि 2001 सन 2001 2002 इस तरह से बांट करके रखते हैं, ताकि हमें घटना की जानकारियों का ज्ञान अच्छी तरह हो जाए, उनको हम अच्छी तरह से याद रख सकें। तो गाइज, हम पृथ्वी के समय काल को सबसे पहले 2 भागों में बांटते हैं। पहला है प्री कैम्ब्रियन इरा, और प्री कैम्ब्रियन इरा में 4 अरब 54 करोड़ अथवा 4.5 बिलियन ईयर से 541 मिलियन ईयर तक के समय को रखते हैं। यानी कि 4 अरब 54 करोड़ से 54 करोड़ 10 लाख वर्ष तक का जो समय है हमने प्री कैम्ब्रियन इरा में रखा है। और इसके अंतर्गत भी बहुत सारे इयॉन हमने रखे हुए हैं, जिसमें पहला रखा हुआ है हमने हैडीनियन। हैडीनियन के अंतर्गत 4 अरब 54 करोड़ से 4 अरब वर्ष तक के समय काल को हैडीन नाम दिया गया। ये उस समय पृथ्वी नई नई बनी थी, प्राथमिक अवस्था में थी, और उस समय ये जो है एक आग के गोले के रूप में उत्पन्न हुई थी। जैसे एक आग का गोला होता है, टूट करके जला हुआ कोई गोला टूट करके बनता है फायरबॉल के रूप में, पृथ्वी वैसी ही थी दिखने में। तो 54 करोड़ सालों तक पृथ्वी एक आग का गोला थी। प्री कैम्ब्रियन इरा में दूसरा पार्ट है आर्कियन इयॉन, जिसमें हमने रखा है 4 अरब वर्ष से 2.5 अरब तक के समय काल को, जिसमें पृथ्वी ठंडी होनी शुरू हुई। और इसी समय काल की शुरुआत में चंद्रमा का जन्म हुआ, चंद्रमा अस्तित्व में है। लेकिन दोस्तों, पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व अभी भी नहीं हुआ था, क्योंकि पृथ्वी अभी भी गर्म थी। उसके बाद प्री कैम्ब्रियन इरा के अंतर्गत शुरुआत हुई प्रोटेरोजोइक इयॉन की, जो कि 2.5 बिलियन ईयर या
2.5 अरब वर्ष से 541 मिलियन या 54.1 करोड़ वर्ष तक रहा। काल के अंत में फोटोसिंथेसिस की क्रिया का जन्म हुआ और बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी का प्रादुर्भाव हुआ। तो दोस्तों अभी भी प्री कैम्ब्रियन इरा चल रहा है और प्रोटेरोजोइक ईयन जो है उसको इसी के अंदर रखा गया है और फिर से इसे पृथ्वी के विकास और उसके ठंडे होने की दशा को ध्यान में रखते हुए 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला है पैलियो प्रोटेरोजोइक ईरा जो कि 2.5 बिलियन ईयर से 1.6 बिलियन ईयर तक के समय को इसमें रखा गया है। इस इरा के दौरान लगभग 2 अरब साल में पहली बार बर्फ गिरी थी। तो अब आप समझ गए होंगे कि पृथ्वी अब ठंडी हो चुकी थी और अब बारी थी पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है मेसोप्रोटेरोजोइक ईरा यानी कि 1.6 बिलियन से 1 अरब वर्ष तक यानी 1.5 अरब वर्ष से 1 अरब वर्ष तक के समय काल को मेसोप्रोटेरोजोइक ईरा में रखा गया है। इसमें पृथ्वी के ताप में थोड़ा सा वृद्धि पाई गई थी। उसके बाद इसी का एक लास्ट पार्ट है नियो प्रोटेरोजोइक ईयन जो कि 1 अरब से 541 मिलियन तक या 54 करोड़ 10 लाख वर्ष तक के समय काल को इसमें रखा गया है। जैसे इस ईयन की शुरुआत हुई पृथ्वी का जो औसत तापमान है 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो गया था और जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल का उद्गम इस ईरा में हो गया था और फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है उसका शुरुआत हो गया था और ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में निकली थी। तो ऑक्सीजन हो गया बाई प्रोडक्ट और फोटोसिंथेसिस की क्रिया भी शुरू हो गई। तो गाइस समय की प्रक्रिया का परिणाम हमारी आंखों के सामने था और इस तरह जीवन का आगमन हुआ। तो इस कहानी को मैं छोटी सी पंक्तियों के रूप में कहना चाहूँगा कि हलचल हुई थी जब तो आग का दरिया था, वक्त का रुख बदला तो बर्फ की आंधी थी, फिर चलता रहा सिलसिला समय की धारा में, धरती के इस संघर्ष में कांटों का पहरा था, जीत गई धरती नवजीवन के खेल में, संघर्ष का सफर तो अब भी गहरा था, पक्षी भी थे पौधे भी थे दिन भी सुनहरा था, किरण थी उम्मीद की नवजीवन का सवेरा था। तो गाइस जीवन के आगमन के साथ समय का दूसरा मुख्य हिस्सा शुरू हुआ जिसे कहा गया फेनेरोजोइक ईयन जो कि 541 मिलियन ईयर से अभी तक चल रहा है। हम ये कह सकते हैं कि हम अभी फेनेरोजोइक ईयन में जी रहे हैं। फेनेरोजोइक ईयन 541 मिलियन ईयर से लेकर के अभी तक का समय है। दोस्तों इसी के अंतर्गत 541 मिलियन ईयर से 485 मिलियन ईयर तक यानी कि 6 करोड़ सालों तक कैम्ब्रियन पीरियड कहा गया। कैम्ब्रियन पीरियड जो था वो पैलियोजोइक ईरा के अंतर्गत आता है और इस समय जो फॉसिल्स हैं वो हार्ड पार्ट के साथ पृथ्वी पर मौजूद थे। अब आप कहेंगे कि फॉसिल्स कहाँ से आए, तो दोस्तों एक्सटिंक्शंस भी बहुत हुए। तो पहला एक्सटिंक्शन जो है वो कैम्ब्रियन पीरियड में ही हुआ या हम कह सकते हैं कि पैलियोजोइक ईरा में ही हुआ। उसी दौरान जो जीवधारी समाप्त हुए वो फॉसिल के रूप में परिवर्तित हो गए। काफ़ी सालों तक वो हार्ड पार्ट के रूप में मौजूद रहे, इसीलिए इस छोटे से पार्ट को 6 करोड़ वर्ष के काल को जो है वो कैम्ब्रियन पीरियड कहा गया है। जो ये फेनेरोजोइक ईरा है इसको भी 3 भागों में बांटा गया था, एक पैलियोजोइक ईरा में, मीसोजोइक ईरा में और सीनोजोइक ईरा में। तो पैलियोजोइक जो ईरा था वो माना जाता है 541 मिलियन से 252 मिलियन तक के समय को, यानी कि 54 करोड़ 10 लाख से 25 करोड़ 20 लाख वर्ष तक के समय को पैलियोजोइक ईरा में रखा गया है। अब इस ईरा में क्या था कि बहुत मछलियाँ थी, समुद्री मछलियाँ बहुत उत्पन्न हुई और समुद्री जो वनस्पति है वो भी खूब पैदा हुई। तो हम बात करते हैं दोस्तों मीसोजोइक ईरा की। मीसोजोइक ईरा जो आता है 25 करोड़ 20 लाख से 6 करोड़ 60 लाख वर्ष तक के समय काल को हमने मीसोजोइक ईरा में रखा है। इस समय डायनासोर की उत्पत्ति हुई, डायनासोर इसी टाइम पे हुए और रेंगने वाले जो जीव होते हैं उनकी उत्पत्ति हुई इसी समय। और जो पैंजिया कॉन्टिनेंट था, पृथ्वी पहले एक ही सरफेस हुआ करता था, तो आप ये कह सकते हैं कि पृथ्वी का जो सरफेस अलग अलग भागों में टूटा वो इसी काल में टूटा, इसी समय काल में। अफ्रीका अलग हुआ, अमेरिका अलग हुआ, ठीक है, जो कॉन्टिनेंट है उनमें जो पृथ्वी है वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। कई पहाड़ों का निर्माण हुआ, मतलब पहाड़ी क्षेत्र राइज हुए इसी काल में,
मीसोजोइक में जब डायनासोर थे। तो डायनासोर के अंत का कारण भी यही था। तो इसी काल में डायनासोर भी समाप्त हो गए। इस समय काल को एज ऑफ रेप्टाइल भी कहते हैं। उसके बाद तीसरा आता है सीनोजोइक, जो कि 6 करोड़ 60 लाख वर्ष से अब तक का जो समय काल है, जिस काल में हम जी रहे हैं, उसको सीनोजोइक में रखा गया है दोस्तों। इस काल को एज ऑफ मैमल्स भी कहते हैं, यानी स्तनधारी जो जीव हैं इसी काल में उत्पन्न हुए, जो अभी भी देखे जा सकते हैं। इस काल को दोस्तों एज ऑफ मैमल्स भी कहते हैं। जो स्तनधारी प्राणी हैं, जीवधारी हैं, इसी काल में उत्पन्न हुए और जो अभी भी देखे जा सकते हैं। और मनुष्य की जो उत्पत्ति है अभी भी जस्ट 3.5 लाख वर्ष पहले ही हुई है। बहुत ही नई बात है। और सबसे पहले अफ्रीका से मानव की उत्पत्ति हुई। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं वो अफ्रीका से आए, होमो सेपियंस। तो गाइज़, अगली वीडियो में हम प्रलय के बारे में बताएंगे, तो उसे ज़रूर देखिएगा।